इस देश में बहुत जल्द वो समय आएगा किसी भी तरह का कर्ज नहीं रहेगा किसी पे, वो कर्ज माफी होगी। जैसे अमीरों के 1 लाख करोड़ रुपए अभी पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा अमीरों के माफ करते हैं प्रधानमंत्री ने। जब उनके माफ हो सकते हैं तो आपके ऊपर जो कर्ज वो भी। तो सर्दी भी है और ये छोटी छोटी बच्चे हैं जिन्होंने स्वागत किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि वो बहुत अनुशासन में खड़े होकर स्वागत कर। इस गांव के सभी जिम्मेदार लोगों का जो उधर बैठे हैं सभी सम्मानित लोग, उनका भी धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो भाई जो व्हील चेयर क्या बोलते हैं इसको, ट्राई साइकिल जो उसमें डटे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। एक तो सही सलामत है, तुम इधर बैठ जाओ, तो मजबूरी है उसको, तो कुदरत ने उसके साथ ये वो हुआ। बैठो ना बेटा, बैठो बैठो, खड़े मत रहो, बैठो तो लोग, रवि बैठो, बैठे नीचे बैठो। जब ये माए बहने बैठी, इनसे बढ़ के कौन हो सकता है? जब ये बैठी है तो आपको भी बैठने में अपना महसूस होना चाहिए, शर्म की बात नहीं। और मैं तो खुद बैठता हूँ, चलिए सर चिट्ठी भेजेंगे तो आगे लिखे, इधर आओ, इधर यहाँ वो फोन लो, इधर बहुत बहुत आपने मेरी बात मान के बैठ के, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर आजाद एक गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में, छुटपुरा तो कस्बा और गांव नहीं रहता। मैं वहां जन्मा हूं और वर्ष 2013-14 से 10-11 साल हो गए जिस समाज में पैदा हुआ, जिन महापुरुषों की वजह से ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला, उनके कर्ज को उतारने के लिए दिन रात मेहनत कर। जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उतनी हिम्मत भी जुटा। जहां भी किसी पे जुल्म जाति अत्याचार होता है उसको न्याय दिलाने के लिए जाता। जहां भी जिस सरकार द्वारा गरीबों का, कमजोरों का, मजलूमों के हक के साथ बैठ जाओ, शांति से बैठो, आप भी बैठो, उठा के भाग लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे मतलब एक व्यवहार होना चाहिए ना बैठने में, इसको लगे आप भी बैठो ना, आपको क्या बैठ जाओ मेरे प्यारे भाई, बैठ बहुत अच्छा। जहां भी सरकार द्वारा हमारे लोगों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है, वहां भी जाकर जो भी लड़ाई लड़ सकता हूं उसको लड़। जेल भी काटनी पड़ी है, 16 महीने जेल काटी, बहुत दिन होते हैं 16 महीने, 500 से ज्यादा में एक लंबा समय होता है 16 महीने। मैंने अन्याय खिलाफ लड़ते हुए 16 महीने जेल काटा। फिर मेरे पास 2 रास्ते हैं, इस काम को करूं या घर में बैठ जाऊं। तो घर में बैठना फिर नहीं तय हुआ, फिर तय हुआ कि लड़ा जाए। फिर लड़ा, एनआरसी का मामला आ गया तो लड़ा, दिल्ली में जाकर जेल गया, मुकदमे जेल लाठिया का। फिर दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया, तो गुरु रविदास जी महाराज, जैसे मैंने आप जैसे से नाराजगी जारी थी कि उस मूर्तियों का शाम तक पेंट करा देना। जब हम अच्छे खासे जिनकी संतान है, जब हम अच्छे खासे सर घूम रहे थे, हमारे महापुरुषों की तस्वीरें भी तो अच्छी होनी चाहिए, उनकी मूर्तियां भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब दिल्ली में सिकंदर लोधी ने 600 साल पहले एक बार क्या हुआ, ताकतवर लोगों के सहारे पे सदगुरु रविदास जी महाराज को सिकंदर लोधी ने बंदी बना। जब बंदी बना लिया तो सदगुरु तो ज्ञान के सागर, जिधर भी सिकंदर लोधी जाए उनको सदगुरु जी महाराज नजरी दिखाई। तो उसकी समझ में आया कि उसने गलत निर्णय दिया, तो वो आया और राजा होते हुए सदगुरु जी से माफी मांगी कि मुझसे गलती होगी, मैं अपनी गलती से माफी चाहता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ दिन रुको हमारे राज। तो एक बहुत बड़ी जमीन उन्होंने सदगुरु जी के नाम दी, उन्हीं के नाम चली हुई है सदगुरु जी की, कि ये जमीन आप इस पे पैर रखो क्योंकि आपके चरण पड़ने से जमीन पवित्र हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञान के सागर थे। तो उस जमीन को डीडीए द्वारा सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर कब्जा लिया, गुरु
मुगल को तोड़ देगा। हम लोग लड़े तो सरकार ने मुकदमे लगा के जेल भेजे। 96 लोग 66 दिन तक जेल में। और क्योंकि उस वक्त लड़ाई बहुत मजबूत थी, पूरी सरकार हिल गई, पूरी दिल्ली हिल गई, तो खूब लाठी बजी। मेरे आज भी याद है, और हमारे राष्ट्रपति जी में यहाँ कि एक पुलिस वाहन को सीधी लाठी मुझे बस में थे मान्यवर, तो उसने ऐसे लाठी पकड़ के बिल्कुल ऐसे मारी मेरे को ये, और अंदर में दोनों दांत एकदम चकनाचूर खून हो गया। फिर थाने में ले जाकर जितना जुल्म वो कर सकते थे उतना किया। उनकी एक ही वो थी कि मैं देश के गृह मंत्री से माफी मांगता कि अब हम दोबारा दिल्ली नहीं आए। हम दिल्ली ना आने के लिए पैदा पड़े, हम तो दिल्ली में राज करने के लिए पैदा हुए। तो हमने कहा कि दिल्ली तो आएंगे, गृह मंत्री से कहो कि हमें मरवा, अगर हम यहाँ से जिंदा गए तो फिर हम इस लड़ाई को फिर। तो उसमें भी 66 दिन जेल में रहे, फिर बाहर आए, फिर लड़े। और उसके बाद भी कहीं भी किसी के साथ अन्याय हुआ तो वो लड़ाई हमने करने का जितनी हमारे को। जब नहीं रोक पाई सरकार, अगस्त में 28 तारीख का दिन था, मैं ऐसे एक परिवार के साथ दुख मनाने गया था। उनकी उसकी माता जी तो उनकी 13वीं दिन के घर गया, तो वापस यहाँ पर 4 लोगों ने बराबर से गाड़ी निकाल के गोली चलाई। 4 गोली चलाई, एक गोली यहाँ लगी पीठ में, एक गोली बनियान के साथ में निकल गई, एक गोली सर के पीछे से जाके अभी गाड़ी में निशान है जो भाई चलाता, फिर ऊपर जाके लगा तो भी बच गया। फिर भी एक भय पैदा हुआ कि भाई अब तो डर के घर में बैठकर मुझे तो जान पे बनाई, फिर भी नहीं डरा। तो ये सोचा कि जिस कुदरत ने जिंदगी दी है, मौत भी तभी आएगी जब वो चाहेगी, तो डर के नहीं जी सकता। जब पिताजी ने नाम से आजाद दे दिया, आजाद भी हो तो डरो भी अच्छा नहीं भाई। आजाद डरता थोड़ी, आजाद का मतलब होता है हर भय से आजाद। इसलिए फिर लड़ना शुरू किया। लेकिन उस दिन ये बात समझ में आई कि सड़कों की लड़ाई से मैं सिर्फ आपके साथ जब जुल्म हो जाएगा तो आपको न्याय दिला सकता हूं, लेकिन अगर राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में हो तो बहुत सारे कानून बनाकर, जो बहुत सारे कानून बने उनको लागू करवा के आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकता। फिर इस बात के लिए निकले कि भाई अब राजनीतिक ताकत बनाए। तो पहली बार मैं नगीना में आप लोगों से मदद मांगने के लिए आया कि इस लड़ाई में आप लोग मेरी मदद कर, क्योंकि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। जैसे आपके घर में बच्चे होंगे ना, अब आपका बेटा कुछ करके दिखाना चाहता है, लेकिन सोचो वो स्कूल में पढ़ के कुछ बनना चाहता है, लेकिन आप उसको स्कूल में भेजे तो क्या कर लेगा बेटा? आप उसको अवसर दो कि वो स्कूल जाए, अच्छी किताबें उसको मिल जाए, अच्छी वर्दी मिल जाए, और उसको अवसर मिले पढ़ने का, कामयाब होने का, फिर वो कुछ ना करके दिखाए तो उसकी गलती। तो यहाँ तो लोकतंत्र में आप वोट ही देते आ रहे हो, कभी आपने किसी को बनाया, किसी को बनाया, किसी को बनाया। जिनको आप बनाते हो वो चुनाव के बाद तो आपके पास आते हैं ये पूछने के लिए कि आपके हाल क्या। तो मेरी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं। मेरी लड़ाई तो खुद से कि जो मैं करना चाहता हूँ उसका मैं कुछ भी इसका नहीं करता। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की बात याद है जब उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई नौजवान खड़ा हो जो इस तंबू का इस आंदोलन को कामयाब करे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। ये बात उन्होंने आगरा में कही 18 मार्च 1956 को, मरने से परिनिर्वाण से कुछ दिन पहले, और रोते हुए कही। उसके साथ साथ ये भी कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये तो हमें सबको बताते हैं, ये नहीं कोई बताता कि उन्होंने फिर समाज से अपील भी की थी कि कोई नौजवान बाहर निकल के आए जो इस आंदोलन का तंबू बन के, इस तंबू रूप से आंदोलन का बम्बू बन के, जैसे बम्बू क्या था बांस देखते हो, बांस लगाते हैं टेंट में, ऐसा बम्बू बन के कोई जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। ऐसा कोई नौजवान है, अगर कोई नौजवान आ जाए तो मैं भी चैन से मसूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, बीमार। आज उनका जो सपना था देश में हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, वो सपना सरकार ने कुछ दिया। ये बात उनके खून के नहीं थे, उनके जिले के नहीं थे, उनके प्रदेश के नहीं थे। पंजाब में पैदा हुए मानव काशीराम साहब को समझ में आई जब वो डीआरडीओ में इंजीनियर साइंटिस्ट पुणे में रहते। एक किताब पढ़ के समझ में आई, ना बाबा साहब से मिले, ना बाबा साहब को कभी जाना, ना बाबा साहब के परिवार के थे, ना उनके खून के थे, ना उनके गली के थे, ना मोहल्ले के थे, ना जिले के थे, ना प्रदेश के थे, लेकिन बाबा साहब की किताब पढ़ के समझ में आया
कि बाबा साहब जब समझ में आया तो नौकरी छोड़ के गाँव गाँव निकल पड़े सबको समझाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो लोग बैठे काशीराम साहब को, तो काशीराम साहब जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि उनके अधूरे काम को पूरा करने में अपना योगदान दो। बढ़िया पढ़ा लिखा हूँ, बढ़िया नौकरी रोजगार कर सकता था, विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए, जब ये काम चेंज किया। अब ये सोचता हूँ आज मेरे पढ़े लिखे भाई बेरोजगार हूँ, नौकरी नहीं, जमीन नहीं, कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यापार नहीं, तो इन गरीबों के घर में अच्छी सुविधाएं कैसे हैं? अब मैं गारंटी से कहता हूँ, आपको बुरा तो लगेगा मेरी बात, कहूँ कोई बात गौर से सुनना। आप में से कितनी ऐसी महिलाएं इस बार जिन्होंने नया सोल खरीदा? ईमानदार से हाथ खड़ा कर, हंसो मत, हंसो मत, बिल्कुल मत, अपने लोगों को मत। कितनों ने इस बार नया सोल खरीदा? जरा हाथ उठा के बताओ। ये तो सर नहीं करा इस बार। आपसे नहीं पूछा, जिससे पूछा वही बताएंगे। कोई जिसने खरीदा हाथ उठा के बताओ। एक आदमी और होगी, कुल मिला के पूरे गांव में 4-5 महिलाएं होंगी जिन्होंने खरीदा, बाकी तो पिछले साल वाले सोल कुछ ऐसी भी होगी जिनके ये सोल 30 साल पुराना भी होगा, है ना। मैं इस बात को सच के तौर पर कह रहा हूं कि गरीब व्यक्ति एक सोल में कहीं सब्जियां काट देता है, और अमीर हर दिन कलर के हिसाब से, चप्पलों के हिसाब से, ये आज के बच्चे ज्यादा जानते हैं, चुन्नी के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से अलग अलग रंग के शॉर्ट पहनते हैं और बड़े बड़े कोट पहनते हैं। अच्छी बात है, पहनना चाहिए भाई, उनके पास पैसा साधन है पहनते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करें, सपने तो उनकी भी, मेहनत वो भी करते हैं, 8 घंटे की मजदूरी ये भी करते हैं। तो क्या इस देश में गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या गरीबों के कोई सपने नहीं होंगे? क्या उनको आगे बढ़ने का, सुख सुविधा लेने का अवसर नहीं मिलेगा? भाई पढ़े लिखे लोग, जो लोग पढ़ चुके हैं, उनको सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही? कोई सवाल ही नहीं पूछता। जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनके बारे में सरकार को सोचती नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, और आप भी सुन रहे, नौजवान लोग, हमारे नेता भी सुने, ये सरकारें जो चलती है ना, ये कहते हैं हमने 500 करोड़ रुपए बजट वहां दे दिया, 2000 करोड़ का मद में दे दिया, एजुकेशन को इतना दे दिया। ये पैसा आपके टैक्स का पैसा सरकार, मुख्यमंत्री नहीं कमाता, ना कोई बिजनेस करता, ना नौकरी। हाँ, मुख्यमंत्री की जो तनख्वाह मिलती है वो आपके पैसे से मिलती है, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कर्मचारी जो तनख्वाह मिलती है वो आपके पैसे से मिलती है। आप इस देश में सरकार चलाने की पॉलिसी, आप पैसा देते हैं, उससे सरकारें चलती है, आपका टैक्स ही सरकार का बजट। आप 1 रुपए का सामान खरीदते हो, 28 पैसे सरकार की जेब में जाते हैं। एक परिवार 5,000 रुपए का सामान पूरे महीने में खरीदेगा तो 1400 रुपए सरकार की जेब में जाएंगे। उन्हीं 1400 रुपए को हर घर से जाते हैं वो। कैसे? ये शॉल जो खरीदा ना, इसमें टैक्स है। आपने बिंदी खरीदी, नाक में पहनने वाला, क्या कहते हैं, लोग खरीदी, जुराब खरीदी, जूता, क्या करेगा? तलवार लेकर खड़े लड़ेगा, लोग कर देंगे। उनके पास बंदूकें हैं, राइफलें हैं, उनसे वैसे लड़ भी सकते हो, हम वकील हैं, लड़ भी नहीं सकते, हम तो संविधान के जरिए लड़ सकते हैं। तो इस देश में बाबा साहब ने हमें अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके मेरे और आपके जैसे हमें वोट का अधिकार दिया। इस वोट से हम भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर ये वोट हमारे, हम अपने लोगों को दें, वो ताकतवर हो जाए और वो कुर्सी पर बैठे और पैसे का निर्धारण करने की चाबी उनके हाथ में, तो वो आपकी तरक्की के लिए भी अवसर पैदा करता है। जैसे पहले स्कॉलरशिप आती थी हायर एजुकेशन में, नीचे प्राइमरी स्कूल में, उसके अलावा हॉस्टल बनते थे, बड़े बड़े कंपटीशन सेंटर खुलते थे, और जो लोग रोजगार करना चाहते उनको लोन मिलता था। आप जाके देखो अगर लोन मिल जाए आप तो समूह में पैसा लेते हो, उसको उतारने में आपके जीवन बदल जाता। ठीक है, इस देश में बहुत जल्द समय आएगा, किसी भी तरह का कर्ज नहीं रहेगा किसी पे, वो कर्ज माफी होगी। जैसे अमीरों के 1 लाख करोड़ रुपए अभी पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा अमीरों के माफ करते हैं प्रधानमंत्री ने। जब उनके माफ हो सकते हैं तो आपके ऊपर जो कर्ज वो भी माफ हो सकता है। बिजली का बिल जब सरकारों के लिए फ्री हो सकता है तो आपके लिए भी फ्री हो सकता है। जब अमीरों के कुत्तों को भी गाड़ी में घूमने का, एसी में रहने का, हीटर में रहने का अवसर मिलता है, तो गरीबों को भी सुख सुविधा सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। और मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को बहुत पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने आपको बात बताई। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास बड़े प्रसन्न। 600 साल पहले कह गए, लेकिन हमारी नालायकी देखो,
हम अपने बाप को बाप कैसे खतराते हैं। 600 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ। किससे कहा हुआ ये भी सोचना कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहां कोई छोटा बढ़ाना, जहां कोई ऊंच नीच ना, कोई भय ना, कोई छुआछूत ना, किसी बहन बेटी का अपमान ना, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, सब प्रेम भाव से जिए, सब आगे बढ़े, सब तरक्की करे, किसी का लूट मचाए ना, किसी हत्या ना, किसी बहन बेटी का अपमान हो, सब त्यागे गए और उन्होंने नाम दिया उसको बेगमपुरा राज। बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगम का मतलब है संधि विच्छेद करोगे, बेग और गम, यानी कि जहां कोई गम, ऐसा राज आना चाहिए। लेकिन आप जो सरकारें बैठे तो अपने हिसाब से राज आ गई। तो अगर वास्तविकता में आप उनको अपना गुरु मानते तो गुरु की बात तो माननी पड़ती ना जिससे जी। भाई माता पिता से बड़ा होता नहीं होता गुरु, बताओ करिए, बता होता है ना, क्यों होता नहीं होता है गुरु को माता पिता बड़ा होता नहीं होता है। गुरु के ज्ञान को नहीं होता। अगर हम वास्तविकता में उनको गुरु मानते और हम सिर्फ उनकी मूर्ति में माथा न टेकते, उनके विचारों में चलते, तो इस देश में आज वो राज होता। ये सतगुरु जी ने उनसे नहीं कहा जो लोग ऊंच नीच को मानते थे, उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि मैं ऐसा राज चाहता, तुम लोग मेहनत करके राज लाओ। तो तब तो तलवार से करने के लिए बंदूक थी, अब तो हम उठे दादा राज, बैलेट दबाओ, राज पाओ, कुछ भी तो नहीं करना, तलवार चलानी, बंदूक चलानी, बस जाके बटन दबाना, हो गया था। और देखो एक साजिश क्या हुई, जब वोट का अधिकार हमें दिलाया गया तो दुश्मन भी तो कुछ कर रहा था ना, जो जिसका राज छिप रहा था, उसने साजिश करी कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट, इनके नोट नहीं, तो हम अपने इनकी वोट को नोट से खरीदने। उन्होंने बहुत दिन खरीदी। फिर एक रहबर आए जिनको मंडल काशीराम साहब कहते, उन्होंने गाँव पर जाकर तैयार किया और क्या समझा, यहाँ पड़ी यहाँ उन्होंने क्या समझा पता है? उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी है और वोट को बेचना नहीं है, वोट को फेंकना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। जो बहन बेटी को बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं। फिर हमारे लोगों ने वोट को बेचना बंद कर दिया, उनकी बात मान, गुरु थे ना वो भी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी कुर्बान की। जब उन्होंने ये बंद कर दिया तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ा, उनसे ताकत भी बनी। फिर जब वो चले गए फिर ये काम बंद हो गया। अब उनका बेटा होने के नाते तेरे भाई ने जिम्मेदारी उठाई कि फिर से समाज को के अंदर बल पैदा करना, समाज को पैरों पर खड़ा करना, कि अपना वोट नहीं बेचना, अपने वोट से ताकत बनाना, क्योंकि यही वोट लोकतंत्र में हमें और हमारे बच्चों को जिंदा रखेगा। अब तुम ये बताओ, पढ़ती है कौन सी क्लास, बीएससी में, पढ़ लिख कर नौकरी तो मिलेगी, क्या करो? ऐसी गलत भावना दिमाग में मत आने कि पढ़ लिख के नौकरी मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं आज हम कमजोर है तो हमेशा कमजोर रहेंगे। आज हम मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाके हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, हम भी ताकतवर बनेंगे। जब हम ताकतवर बनेंगे तो हम अपनी बहनों को रोजगार, और इतना तो भी पढ़ाई को लेकर इतना तो तेरे भाई सब लोग ताकतवर होंगे। जब भाई ताकतवर होंगे और बहनों को रोजगार मिलेगा तभी तो जेब में पैसा आएगा, तभी तो सुविधा मिलेगी। भाई सुविधा, भाई बाजार में जाओ, समाज को बहुत देख लो, जेब में पैसे तो खरीद खड़े लोगे। देखो इस देश में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये आप सुनना भी नहीं। इस देश में बहुत सारा ऐसा सामान है जो हमें चाइना से, बांग्लादेश से खरीदना पड़ता और बहुत सारा सामान है जो हम दुनिया को बेचते हैं। अगर हम अपने देश में ही कच्चा माल पैदा तैयार करने लग जाए तो जो करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया हमारा दूसरे देशों में जाता है वो पैसा जाना बंद हो जाएगा, वो पैसा हमारे लोगों की जेब करना है और हमारे लोगों को मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ेगी। 200-250 रुपये में 10-20 हजार रुपये घर में बैठे हमारी बहनें भी कमा सकती। जब एक परिवार 50-60 हजार रुपये महीने कमाएगा तो उनके घर में पैसा आएगा नहीं आएगा? जब पैसा आएगा तब तो कुछ सुविधाएं आएंगी, ठीक है। इसलिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो सरकार बैठे हैं वो जानते हैं अगर इनकी जेब में पैसा आ गया तो उनकी मेहनत मजदूरी कौन करेगा, ठीक है। इसलिए वो गरीबों को पैसे वाले नहीं। तुम चाहते गरीब है जो नहीं तो दूर कैसे होगी गरीबी? जब राजनीतिक रूप से ताकतवर होंगे, जब हम कुर्सी पर बैठेंगे तब, ठीक है। हम इधर में गुलामी के लिए थोड़े बैठे, कुर्सी बैठेंगे वाला होगी ना, हाँ बैठ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई में मेरी मदद, ठीक है। अब मदद कैसे होगी? मदद ऐसे होगी, एक बात मेरी अधूरी रहेगी। पहली कौन सी, जो मैंने आपको बताई कि जब आपके पास वोट आया तो उन्होंने नोट से खरीदने का प्रयास किया, काशीराम साहब ने तैयार कर दिया। जब तैयार कर दिया तो उन्होंने फिर कुछ किया होगा ना,
दूसरा उन्होंने क्या किया, वो मशीन लिया, ईवीएम द्वारा वोट की चोरी करने लगे। ठीक है, फिर हमारे लोगों ने लड़ना शुरू किया, उसमें वीवीपैट लगवा दी। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएम से वोट चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए भी कोर्ट में केस चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो। अगर फिर भी कुछ कमी रही तो हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि समय कम है चुनाव में, तो जो पर्ची दिखती है कि वो पास गया, वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, हम उसको मिटा उठा कर देखने में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर हम उस पर्ची को जमा करते हैं, जिससे कि हमारे वोट के साथ चोरी ना, हम जिसको वोट देना उसको भी चलते। ठीक है, तो अब इस लोकतंत्र में आप भी अपने चंद्रशेखर आजाद को, अपने बेटे को, भाई को ताकतवर बनाए। कैसे बताओ मेरे, वोट दे। ठीक है, तो वोट दोगे कहां? जब तक आपको निशान नहीं पता होगा तो वोट किसे दे दोगे? आप हमारा निशान बताओ क्या है, जोर से बताओ क्या है, आप बताओ हमारा निशान क्या है। अगर आप केजरी के निशान को वोट दोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकत, जब चंद्रशेखर आजाद के हाथ में कलम की ताकत आएगी तब वो फिर अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बड़ों के सम्मान की रखवाली करेगा, अपनी माओ के आंसू पूछने का काम करेगा, और फिर 3 साल में एक ही सोल के साथ नहीं जीना पड़ेगा। अरे ये तो मजबूरी। अच्छा तेरे में अगर 5 साल होते तो यही उठती है 3 साल, समझ रहे हो ना, ये हमारी मजबूरी, क्योंकि गरीब हमने साधन ही नहीं, क्या करें, और जो कुछ है हम सोचते चलो मैं तो रह लूंगी, मेरी बेटी को मिल जाए, तो जो पैसा जुटाते उनको देते, बेटे को मिल जाए 10 से, तो मैं तो समझता हूँ ना। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे पिताजी प्राइवेट स्कूल में हमारे, और जो आज आप काम करते हैं ना वो हमने किया। मैं खेत पर जाके अपनी मम्मी के पास जाता था, वो खेत में से घास काटती थी, मैं घास उठा के लाता 2-2.5 किलोमीटर, कि मेरी माँ के सर पे को जोड़ना। बहुत बार लकड़ी उठा के लाता था, और उस दूध को बेच के मेरी माँ को पैसे निकालती थी कि हमें जो कमी लगे 6 बच्चों को पालने में, तो मेरी माँ हमें चुपचाप दे। ठीक है, ऐसे हम पल बढ़ के आए, हमें बताया गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। अभी मेरी माँ जिंदा, पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन मेरी माँ जिंदा। मैं कभी उसको लेके आऊँ आप लोगों के बीच, वो भी आपके जैसे, लेकिन वो भी ये चाहती। जब उससे पूछा एक अखबार टीवी वाले ने कि माता जी आपके बेटे कुछ हो गया, तो उसने कहा कि मैंने तो अपने बेटे को समाज के नाम कुर्बान कर दिया। उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं लड़ाई को लड़ सकता। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, किस चुनाव में शाम को वोट दोगे आप? जोर से बताओ। जो मन में तय कर चुका है कि भाई हमें इस बार अपने भाई को ताकत देनी, क्योंकि जिन नेताओं को हमने ताकत दी उन्होंने हमें लड़ाई लड़ी, वो दोनों बताए जो मन में तय कर चुका है। दिखावे के लिए कोई हाथ नहीं उठाएगा, जो उठाएगा दोनों हाथ उठाएगा, जिसके मन में चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने का। ठीक है, नीचे करो हाथ, लाओ इधर लाओ, घुमाओ। अब ये पढ़ो क्या लिखा है, अब इस बात को भी समझो, सारी बात समझानी पड़ती है। आपने रविदास जयंती मनाई गाँव, उसके लिए चंदा इकट्ठा होकर जो भी सामूहिक काम होता है समाज के लिए, उसके लिए सहयोग होता है। कोई कम देता है, गांव में तो हम लोग तय कर देते थे कि भाई इतना पैसा देना लेना है, लेकिन यहाँ हम तय नहीं करते। मैं मानता हूँ कि गरीबों के ईमानदारी के पैसे में बहुत ताकत है, जिनसे मुकाबला बहुत पैसे में उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अपनी क्योंकि हमारी संख्या बहुत है कि पैसा जुटा के हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। कहा गया ना जो सहारा देगा वो सहारा देगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहले तो सूचना भेजी नहीं थी, चाहे आप इस केसरी में 1 रुपया दें, लेकिन अपनी मेहनत कमाई का पैसा दे, जिस पैसे के बदौलत में ताकतवर लोगों से लड़ता। और जो पैसे नहीं लाए उसके लिए भी छूट है, वो मेरे सर पर हाथ रख देना, भाई हम पैसे तो लेके नहीं आए, लेकिन आशीर्वाद मेरे साथ। लेकिन जो इसके जो देना चाहता हो वो 1 रुपए की मदद तो कम से कम करे, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े लड़ाई को लड़ने। ठीक है भाई, समझ आ गई? अब इसका केसरी का ढक्कन खोलो विषय को, जो भी मदद करना चाहते हैं वो इसमें आके खुद आके मदद कर दें। तो सर्दी भी है, और ये छोटी छोटी बच्चे हैं जिन्होंने स्वागत किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि वो बहुत अनुशासन में खड़े होकर स्वागत कर। इस गांव के सभी जिम्मेदार लोगों का, जो उधर बैठे हैं सभी सम्मानित लोग, उनका भी धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो भाई जो
व्हील चेयर, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई रिक्शा, ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल। जो उसमें डटे हुए हैं उनका भी धन्यवाद। एक तो सही सलामत है, तुम इधर आ जाओ, बैठ जाओ, उसकी तो मजबूरी है, उसको तो कुदरत ने उसके साथ ये वो हुआ। बैठो ना बेटा, बैठो बैठो, खड़े मत रहो, बैठो तो लोग, रवि बैठो, बैठे नीचे बैठो। जब ये माए बहने बैठी, इनसे बढ़ के कौन हो सकता है? जब ये बैठी है तो आपको भी बैठने में अपमान की महसूस होना चाहिए, शर्म की बात नहीं। और मैं तो खुद बैठता हूँ, चलिए सर चिट्ठी भेजेंगे तो लिखे, इधर आओ, इधर, यहाँ वो फोन लो, इधर। बहुत बहुत आपने मेरी बात मान के बैठ के, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर आजाद, एक गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में, शुक्रपुरा तो कस्बा और गांव नहीं रहता, मैं वहां जन्मा हूं और वर्ष 2013-14 से 10-11 साल हो गए जिस समाज में पैदा हुआ, जिन महापुरुषों की वजह से ये स्वाभिमान समाज का जीवन मिला, उनके कर्ज को उतारने के लिए दिन रात मेहनत कर, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उतनी हिम्मत भी जुटा। जहां भी किसी पे जुल्म जाति अत्याचार होता है उसको न्याय दिलाने के लिए जा, जहां भी जिस सरकार द्वारा गरीबों का, कमजोरों का, मजलूमों के हक के साथ बैठ जाओ, शांति से बैठो, आप भी बैठो, उठा के भाग लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे मतलब एक व्यवहार होना चाहिए ना बैठने में, इसको लगे आप भी बैठो ना, आपको क्या बैठ जाओ मेरे प्यारे भाई, बैठ बैठ, बहुत अच्छा। जहां भी सरकार द्वारा हमारे लोगों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है, वहां भी जाकर जो भी लड़ाई लड़ सकता हूं उसको लड़, जेल भी काटनी पड़ी है, 16 महीने जेल काटी, बहुत दिन होते हैं 16 महीने, 500 से ज्यादा में, एक लंबा समय होता है 16 महीने। मैंने अन्याय खिलाफ लड़ते हुए 16 महीने जेल काटी। फिर मेरे पास 2 रास्ते हैं, इस काम को करूं या घर में बैठ जाऊं, तो घर में बैठना फिर नहीं तय हुआ, फिर तय हुआ कि लड़ा जाए, फिर लड़ा, एनआरसी का मामला आ गया तो लड़ा, दिल्ली में जाकर जेल गया, मुकदमे जेल लाठिया का, फिर दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया, तो गुरु रविदास जी महाराज, वैद्यनाथ जयसिंह से नाराजगी जारी थी कि उस मूर्तियों का शाम तक पेंट करा देना। जब हम अच्छे खासे, जिनकी संतान है, जब हम अच्छे खासे सर घूम रहे तो हमारे महापुरुषों की तस्वीरें भी तो अच्छी होनी चाहिए, उनकी मूर्तियां भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब दिल्ली में सिकंदर लोधी ने 600 साल पहले एक बार क्या हुआ, ताकतवर लोगों के सहारे पे सदगुरु रविदास जी महाराज को सिकंदर लोधी ने बंदी बना। जब बंदी बना लिया तो सदगुरु तो ज्ञान के सागर, जिधर भी सिकंदर लोधी जाए उनको सदगुरु जी महाराज नजरी दिखाई, तो उसकी समझ में आया कि उसने गलत निर्णय दिया, तो वो आया और राजा होते हुए सदगुरु जी से माफी मांगी कि मुझसे गलती होगी, मैं अपनी गलती से माफी चाहता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ दिन रुको हमारे राज्य। तो एक बहुत बड़ी जमीन उन्होंने सदगुरु जी के नाम दी, उन्हीं के नाम चली हुई है सदगुरु जी की, कि ये जमीन आप इस पे पैर रखो, क्योंकि आपके चरण पड़ने से जमीन पवित्र हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञान के सागर थे। तो उस जमीन को डीडीए द्वारा सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर कब्जा लिया, गुरु घर को तोड़ देगा। हम लोग लड़े तो सरकार ने मुकदमे लगा के जेल भेजे, 96 लोग 66 दिन तक जेल में, और क्योंकि उस वक्त लड़ाई बहुत मजबूत थी, पूरी सरकार हिल गई, पूरी दिल्ली हिल गई, तो खूब लाठी बजी। मेरे आज भी याद है, और हमारे राष्ट्रपति जी में यहाँ कि एक पुलिस वाहन को सीधी लाठी मुझे बस में थे मान्यवर, तो उसने ऐसे लाठी पकड़ के बिल्कुल ऐसे मारी मेरे ये, और अंदर में दोनों दांत एकदम चकनाचूर, खून हो गया। फिर थाने में ले जाकर जितना जुल्म वो कर सकते थे उतना किया। उनकी एक ही वो थी कि मैं देश के गृह मंत्री से माफी मांगता हूँ कि अब हम दोबारा दिल्ली नहीं आए। हम दिल्ली ना आने के लिए पैदा पड़े, हम तो दिल्ली में राज करने के लिए पैदा हुए। तो हमने कहा कि दिल्ली तो आएंगे, गृह मंत्री से कहो कि हमें मरवा,
अगर हम यहाँ से जिंदा गए तो फिर हम इस लड़ाई को फिर लड़े। तो उसमें भी 66 दिन जेल में रहे, फिर बाहर आए, फिर लड़े, और उसके बाद भी कहीं भी किसी के साथ अन्याय हुआ तो वो लड़ाई हमने करने का जितनी हमारे को जब नहीं रोक पाई सरकार, अगस्त में 28 तारीख का दिन था, मैं ऐसे एक परिवार के साथ दुख मनाने गया था। उनकी उसकी माता जी तो उनकी 13वीं दिन के घर गया, तो वापस यहाँ को 4 लोगों ने बराबर से गाड़ी निकाल के गोली चलाई। 4 गोली चलाई, एक गोली यहाँ लगी पीठ में, एक गोली बनियान के साथ में निकल गई, एक गोली सर के पीछे से जाके अभी गाड़ी में निशान है जो भाई चला था, फिर ऊपर जाके लगा तो भी बच गया। फिर भी एक भय पैदा हुआ कि भाई अब तो डर के घर में बैठा, मुझे तो जान पे बनाई, फिर भी नहीं डरा। तो ये सोचा कि जिस कुदरत ने जिंदगी दी है, मौत भी तभी आएगी जब बच्चा, तो डर के नहीं जीता। जब पिताजी ने नाम चंद्रशेखर आजाद दे दिया, आजाद भी हो तो डरो भी अच्छा नहीं भाई, आजाद डरता थोड़ी, आजाद का मतलब होता है हर भय से आजाद। इसलिए फिर लड़ना शुरू किया, लेकिन उस दिन ये बात समझ में आई कि सड़कों की लड़ाई से मैं सिर्फ आपके साथ जब जुल्म हो जाएगा तो आपको न्याय दिला सकता हूं, लेकिन अगर राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में हो तो बहुत सारे कानून बनाकर, जो बहुत सारे कानून बने उनको लागू करवा के आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकता। फिर इस बात के लिए निकले कि भाई अब राजनीतिक ताकत बनाए। तो पहली बार मैं नगीना में आप लोगों से मदद मांगने के लिए आया कि इस लड़ाई में आप लोग मेरी मदद कर, क्योंकि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। जैसे आपके घर में बच्चे होंगे ना, अब आपका बेटा कुछ करके दिखाना चाहता है, लेकिन सोचो वो स्कूल में पढ़ के कुछ बनना चाहता है, लेकिन आप उसको स्कूल में भेजे तो क्या कर लेगा बेटा? आप उसको अवसर दो कि वो स्कूल जाए, अच्छी किताबें उसको मिल जाए, अच्छी वर्दी मिल जाए, और उसको अवसर मिले पढ़ने का, कामयाब होने का, फिर वो कुछ ना करके दिखाए तो उसकी गलती। तो यहाँ तो लोकतंत्र में आप वोट ही देते आ रहे हो, कभी आपने किसी को बनाया, किसी को बनाया, किसी को बनाया। जिनको आप बनाते हो वो चुनाव के बाद तो आपके पास आते हैं ये पूछने के लिए कि आपके हाल क्या। तो मेरी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं। मेरी लड़ाई तो खुद से कि जो मैं करना चाहता हूँ उसका मैं कुछ भी इसका नहीं करता। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की बात याद है जब उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई नौजवान खड़ा हो जो इस तंबू का इस आंदोलन को कामयाब करे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। ये बात उन्होंने आगरा में कही 18 मार्च 1956 को, मरने से परिनिर्वाण से कुछ दिन पहले, और रोते हुए कही। उसके साथ साथ ये भी कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये तो हमें सबको बताते हैं, ये नहीं कोई बताता कि उन्होंने फिर समाज से अपील भी की थी कि कोई नौजवान बाहर निकल के आए जो इस आंदोलन का तंबू बन के, इस तंबू रूप से आंदोलन का बम्बू बन के, जैसे बम्बू का बांस देखते हो, बांस लगाते हैं टेंट में, ऐसा बम्बू बन के कोई जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। ऐसा कोई नौजवान है, अगर कोई नौजवान आ जाए तो मैं भी चैन से मसूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, बीमार। आज उनका जो सपना था देश में हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, वो सपना सरकार ने कुछ नहीं। ये बात उनके खून के नहीं थे, उनके जिले के नहीं थे, उनके प्रदेश के नहीं थे। पंजाब में पैदा हुए माननीय काशीराम साहब को समझ में आई जब वो डीआरडीओ में इंजीनियर साइंटिस्ट पुणे में रहते। एक किताब पढ़ के समझ में आई, ना बाबा साहब से मिले, ना बाबा साहब को कभी जाना, ना बाबा साहब के परिवार के थे, ना उनके खून के थे, ना उनके गली के थे, ना मोहल्ले के थे, ना जिले के थे, ना प्रदेश के थे, लेकिन बाबा साहब की किताब पढ़ के समझ में आया कि बाबा साहब। जब समझ में आया तो नौकरी छोड़ के गाँव गाँव निकल पड़े सबको समझाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो लोग बैठे काशीराम साहब को, तो काशीराम साहब जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि उनके अधूरे काम को पूरा करने में अपना योगदान दूं। बढ़िया पढ़ा लिखा हूँ, बढ़िया नौकरी रोजगार कर सकता था, विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए, जब ये काम चेंज किया। अब ये सोचता हूँ आज मेरे पढ़े लिखे भाई बेरोजगार हुए, नौकरी नहीं, जमीन नहीं, कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यापार नहीं, तो इन गरीबों के घर में अच्छी सुविधाएं कैसे हैं? अब मैं गारंटी से कहता हूँ, आपको बुरा तो लगेगा मेरी बात, कहूँ कोई बात गौर से सुनना।
आप में से कितनी ऐसी महिलाएं इस बार जिन्होंने नया सोल खरीदा? ईमानदार से बताएं। हाथ खड़ा करें। हंसो मत, हंसो मत, बिल्कुल मत हंसो। अपने लोगों को मत हंसो। कितनों ने इस बार नया सोल खरीदा? जरा हाथ उठा के बताओ। ये तो सर नहीं खरीद पाए। आपसे नहीं पूछा, जिससे पूछा वही बताएंगे। कोई जिसने खरीदा हाथ उठा के बता दो। एक आदमी और होगी। कुल मिला के पूरे गांव में 4-5 महिलाएं होंगी जिन्होंने खरीदा। बाकी तो पिछले साल वाले सोल कुछ ऐसी भी होगी जिनके ये सोल 3 साल पुराना भी होगा, है ना। मैं इस बात को सच के तौर पर कह रहा हूं कि गरीब व्यक्ति एक सोल में कहीं सब्जियां काट देता है और अमीर हर दिन कलर के हिसाब से, चप्पलों के हिसाब से, ये आज की बच्चे ज्यादा जानते हैं, चुन्नी के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से अलग अलग रंग के शॉर्ट पहनते हैं और बड़े बड़े कोट पहनते हैं। अच्छी बात है, पहनना चाहिए भाई। उनके पास पैसा साधन है, पहनते हैं। लेकिन गरीब लोग क्या करें, सपने तो उनकी भी मेहनत वो भी करते हैं, 8 घंटे की मजदूरी ये भी करते हैं। तो क्या इस देश में गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या गरीबों के कोई सपने नहीं होंगे? क्या उनको आगे बढ़ने का, सुख सुविधा लेने का अवसर नहीं मिलेगा? भाई पढ़े लिखे लोग, जो लोग पढ़ चुके हैं, उनको सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही? कोई सवाल ही नहीं पूछता। जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनके बारे में सरकार को सोचती नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, और आप भी सुन रहे, नौजवान लोग, हमारे नेता भी सुने। ये सरकारें जो चलती है ना, ये कहते हैं हमने 500 करोड़ रुपए बजट वहां दे दिया, 2000 करोड़ का उस मद में दे दिया, एजुकेशन को इतना दे दिया। ये पैसा आपके टैक्स का पैसा सरकार, मुख्यमंत्री नहीं कमाता, ना कोई बिजनेस करता, ना नौकरी। हाँ, मुख्यमंत्री की जो तनख्वाह मिलती है वो आपके पैसे से मिलती है। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कर्मचारी जो तनख्वाह मिलती है वो आपके पैसे से मिलती है। आप इस देश में सरकार चलाने की पॉलिसी, आप पैसा देते हैं, उससे सरकारें चलती है। आपका टैक्स ही सरकार का बजट। आप 1 रुपए का सामान खरीदते हो, 28 पैसे सरकार की जेब में जाते हैं। एक परिवार 5,000 रुपए का सामान पूरे महीने में खरीदेगा तो 1400 रुपए सरकार की जेब में जाएगी। उन्हीं 1400 रुपए को हर घर से जाते हैं। वो कैसे? ये शॉल जो खरीदा ना, इसमें टैक्स। आपने बिंदी खरीदी, नाक में पहनने वाला, ये क्या कहते हैं, लोग खरीदी, जुराब खरीदी, जूता, क्या करेगा? सलवार लेकर खड़े लड़ेगा किसने? लोग कर देंगे। उनके पास बंदूकें हैं, राइफलें हैं, उनसे वैसे लड़ भी सकते हो। हम वकील हैं, लड़ भी नहीं सकते, हम तो संविधान के जरिए लड़ सकते हैं। तो इस देश में बाबा साहब ने हमें अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके मेरे और आपके जैसे हमें वोट का अधिकार दिया। इस वोट से हम भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर ये वोट हमारे, हम अपने लोगों को दें, वो ताकतवर हो जाए और वो कुर्सी पर बैठे और पैसे का निर्धारण करने की चाबी उनके हाथ में, तो वो आपकी तरक्की के लिए भी अवसर पैदा करता है। जैसे पहले स्कॉलरशिप आती थी हायर एजुकेशन में, नीचे प्राइमरी स्कूल में, उसके अलावा हॉस्टल बनते थे, बड़े बड़े कंपटीशन सेंटर खुलते थे, और जो लोग रोजगार करना चाहते उनको लोन मिलता था। आप जाके देखो, लोन मिल जाए आपको। आप तो समूह में पैसा लेते हो, उसको उतारने में आपकी जीवन बदल जाता। ठीक है, इस देश में बहुत जल्द वो समय आएगा, किसी भी तरह का कर्ज नहीं रहेगा किसी पे। वो कर्ज माफी होगी। जैसे अमीरों के 1 लाख करोड़ रुपए अभी पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा अमीरों के माफ करते हैं प्रधानमंत्री ने। जब उनके माफ हो सकते हैं तो आपके ऊपर जो कर्ज वो भी माफ हो सकता है। बिजली का बिल जब सरकारों के लिए फ्री हो सकता है तो आपके लिए भी फ्री हो सकता है। जब अमीरों के कुत्तों को भी गाड़ी में घूमने का, एसी में रहने का, हीटर में रहने का अवसर मिलता है, तो गरीबों को भी सुख सुविधा सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। और मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को बहुत पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने आपको बात बताई। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास बड़े प्रसन्न। 600 साल पहले कह गए, लेकिन हमारी नालायकी देखो, हम अपने बाप को बाप कहते हो सत्ता में। 600 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ। किससे कहा होगा ये भी सोचना कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहां कोई छोटा बढ़ाना, जहां कोई ऊंच नीच ना, कोई भय ना, कोई छुआछूत ना, किसी बहन बेटी का अपमान ना, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, सब प्रेम भाव से जिए, सब आगे बढ़े, सब तरक्की करे, किसी का लूट मचाए ना, किसी हत्या ना, किसी बहन बेटी का अपमान हो, सब फेंके गए। और उन्होंने नाम दिया उसको बेगमपुरा राज। बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगम का मतलब है संधि विच्छेद करोगे, बे और गम, यानी कि जहां कोई गम, ऐसा राज आना चाहिए। लेकिन आप जो सरकारें बैठे तो अपने हिसाब से राज आ गई। तो अगर वास्तविकता में आप उनको अपना गुरु मानते हैं तो गुरु की बात तो माननी पड़ती है ना। जिसे
भाई माता पिता से बड़ा होता नहीं होता, गुरु बताओ भाई करिए बता, होता है ना, क्यों भाई होता नहीं होता है, गुरु को माता पिता बड़ा होता नहीं होता है, गुरु के ज्ञान को नहीं होता। अगर हम वास्तविकता में उनको गुरु मानते और हम सिर्फ उनकी मूर्ति में माथा न टेकते, उनके विचारों में चलते, तो इस देश में आज वो राज होता। ये सतगुरु जी ने उनसे नहीं कहा, जो लोग ऊंच नीच को मानते थे, उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि भाई मैं ऐसा राज चाहता, तुम लोग मेहनत करके राज लाओ। तो तब तो तलवार से करने के लिए बंदूक थी, अब तो हम उठे दादा राज बैलेट दबाओ राज पाओ, कुछ भी तो नहीं करना, ना तलवार चलानी बंदूक चलानी, बस जाके बटन दबाना हो गया था। और देखो एक साजिश क्या हुई, जब वोट का अधिकार हमें दिलाया गया तो दुश्मन भी तो कुछ कर रहा था ना, जो जिसका राज छिप रहा था, उसने साजिश करी कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट, इनके नोट नहीं है, तो हम अपने इनकी वोट को नोट से खरीदने। उन्होंने बहुत दिन खरीदी। फिर एक रहबर आए जिनको मंडल काशीराम साहब कहते, उन्होंने गाँव पर जाकर तैयार किया और क्या समझा, यहाँ पर यहाँ उन्होंने क्या समझा पता है, उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी है, और वोट को बेचना नहीं है, वोट को फेंकना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। जो बहन बेटी को बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं। फिर हमारे लोगों ने वोट को बेचना बंद कर दिया, उनकी बात मान, गुरु थे ना वो भी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी कुर्बान की। जब उन्होंने ये बंद कर दिया तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ा, उनसे ताकत भी बनी। फिर जब वो चले गए फिर ये काम बंद हो गया। अब उनका बेटा होने के नाते तेरे भाई ने जिम्मेदारी उठाई कि फिर से समाज को के अंदर बल पैदा करना, समाज को पैरों पर खड़ा करना, कि अपना वोट नहीं बेचना, अपने वोट से ताकत बनाना, क्योंकि यही वोट लोकतंत्र में हमें और हमारे वजूद को जिंदा रखेगा। अब तुम ये बताओ, पढ़ती हो कौन सी क्लास, बीएससी में, पढ़ लिख कर नौकरी तो मिलेगी, क्या करो, ऐसी गलत भावना दिमाग में मत आने कि पढ़ लिख के नौकरी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं आज हम कमजोर है तो हमेशा कमजोर रहेंगे। आज हम मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाके हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, हम भी ताकतवर बनेंगे। जब हम ताकतवर बनेंगे तो हम अपनी बहनों को रोजगार, और इतना तो भी पढ़ाई को लेकर इतना तो तेरे भाई सब लोग ताकतवर होंगे। जब भाई ताकतवर होंगे और बहनों को रोजगार देंगे, तभी तो जेब में पैसा आएगा, तभी तो सुविधा मिलेगी। भाई सुविधा, भाई बाजार में जाओ, समाज को बहुत देख लो, जेब में पैसे तो खरीद खड़े लोगे। देखो इस देश में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये आप सुनना भी है। इस देश में बहुत सारा ऐसा सामान है जो हमें चाइना से, बांग्लादेश से खरीदना पड़ता है, और बहुत सारा सामान है जो हम दुनिया को बेचते हैं। अगर हम अपने देश में ही कच्चा माल पैदा तैयार करने लग जाए तो जो करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया हमारा दूसरे देशों में जाता है, वो पैसा जाना बंद हो जाएगा, वो पैसा हमारे लोगों की जेब तक आएगा, और हमारे लोगों को मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ेगी। 200-250 रुपये, 10-20 हजार रुपये घर में बैठे हमारी बहनें भी कमा सकती। जब एक परिवार 50-60 हजार रुपये महीने कमाएगा तो उनके घर में पैसा आएगा नहीं आएगा, जब पैसा आएगा तब तो कुछ सुविधाएं आएंगी, ठीक है। इसलिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो सरकार बैठे हैं वो जानते हैं अगर उनकी जेब में पैसा आ गया तो उनकी मेहनत मजदूरी कौन करेगा, ठीक है। इसलिए वो गरीबों को पैसे वाले नहीं। तुम चाहते गरीब गरीब है जो नहीं तो दूर कैसे होगी गरीबी, जब राजनीतिक रूप से ताकतवर होंगे, जब हम कुर्सी पर बैठेंगे तब, ठीक है। हम इधर में गुलामी में थोड़े बैठे, कुर्सी बैठेंगे वाला होंगे ना, हाँ बैठ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई में मेरी मदद, ठीक है। अब मदद कैसे होगी, मदद ऐसे होगी, एक बात मेरी अधूरी रहेगी। पहली कौन सी, जो मैंने आपको बताई कि जब आपके पास वोट आया तो उन्होंने नोट से खरीदने का प्रयास किया, काशीराम साहब ने तैयार कर दिया। जब तैयार कर दिया तो उन्होंने फिर कुछ किया होगा ना, दूसरा उन्होंने क्या किया, वो मशीन लिया, ईवीएम द्वारा वोट की चोरी करने लगे, ठीक है। फिर हमारे लोगों ने लड़ना शुरू किया, उसमें वीवीपैट लगवा दी। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएम से वोट चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए भी कोर्ट में केस चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो। अगर फिर भी कुछ कमी रही तो हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि समय कम है चुनाव में, तो जो पर्ची दिखती है कि पास गया, वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, हम उसको मिटा उठा कर देखने में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर हम उस पर्ची को जमा करते हैं, जिससे कि हमारे वोट के साथ चोरी ना, हम जिसको वोट देना उसको भी चलते, ठीक है। तो अब इस लोकतंत्र में आप भी अपने चंद्रशेखर आजाद को, अपने बेटे को, भाई को ताकतवर बना, कैसे बताओ।
वोट दे। ठीक है, तो वोट दोगे कहां? जब तक आपको निशान नहीं पता होगा तो वोट किसे दे दोगे? आप हमारा निशान बताओ क्या है? जोर से बताओ क्या है? आप बताओ हमारा निशान क्या है? अगर आप केसरी के निशान को वोट दोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकत, जब चंद्रशेखर आजाद के हाथ में कलम की ताकत आएगी तब वो फिर अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बड़ों के सम्मान की रखवाली करेगा, अपनी माओ के आंसू पूछने का काम करेगा। और फिर 3 साल में एक ही सोल के साथ नहीं जीना पड़ेगा। अरे ये तो मजबूरी। अच्छा तेरे में अगर 5 साल होता तो यही उठी है 3 साल, समझ रहे हो ना? ये हमारी मजबूरी, क्योंकि गरीब हम पे साधन नहीं है, क्या करें? और जो कुछ है हम सोचते चलो मैं तो रह लूंगी, मेरी बेटी को मिल जाए, तो जो पैसा जुटाते उनको देते, बेटे को मिल जाए 10 किलो, तो मैं तो समझता हूँ ना। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे पिताजी प्राइवेट स्कूल में हिमाचल, और जो आज आप काम करते हैं ना वो हमने किया। मैं खेत पर जाके अपनी मम्मी के पास जाता था, वो खेत में से घास काटती थी, मैं घास उठा के लाता 2-2.5 किलोमीटर, मेरी माँ के सर पे को जोड़ना। बहुत बार लकड़ी उठा के लाता था, और उस दूध को बेच के मेरी माँ को पैसे निकालती थी कि हमें जो कमी लगे 6 बच्चों को पालने में, तो मेरी माँ हमें चुपचाप दे। ठीक है, ऐसे हम पल बढ़ के आए, हमें बताया गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। अभी मेरी माँ जिंदा, पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन मेरी माँ जिंदा। मैं कभी उसको लेके आऊँ आप लोगों के बीच, वो भी आपके जैसी, लेकिन वो भी ये चाहती। जब उससे पूछा एक अखबार टीवी वाले ने कि माता जी आपके बेटे कुछ हो गया, तो उसने कहा कि मैंने तो अपने बेटे को समाज के नाम कुर्बान कर दिया। उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं लड़ाई को लड़ सकता। तो मैं आपसे आग्रह करूँ, आपसे भी आग्रह करूँ, किस चुनाव निशान को वोट दोगे आप? जोर से बताओ। जो मन में तय कर चुका है कि भाई हमें इस बार अपने भाई को ताकत देनी, क्योंकि जिन नेताओं को हमने ताकत दी उन्होंने हमें लड़ाई लड़ी, वो दोनों बताए जो मन में तय कर चुका है। दिखावे के लिए कोई हाथ नहीं उठाएगा, जो उठाएगा दोनों हाथ उठाएगा, जिसके मन में चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने का। ठीक है, नीचे करो हाथ, लावे चलो घुमाओ। अब ये पढ़ो क्या लिखा है, अब इस बात को भी समझो, सारी बात समझानी पड़ती है। आपने रविदास जयंती बनाई गाँव, उसके लिए चंदा इकट्ठा होता है। जो भी सामूहिक काम होता है समाज के लिए, उसके लिए सहयोग होता है। कोई कम देता है, गांव में तो हम लोग तय कर देते थे कि भाई इतना पैसा देना लेना है, लेकिन यहाँ हम तय नहीं करते। मैं मानता हूँ कि गरीबों के ईमानदारी के पैसे में बहुत ताकत है, जिनसे मुकाबला बहुत पैसे वाले, पैसे में उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अपनी क्योंकि हमारी संख्या बहुत है कि पैसा जुटा के हम इस लड़ाई को लड़ सकते। कहा गया ना जो सारा देगा वो सारा दे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहले तो सूचना भेजी नहीं थी, चाहे आप इस केसरी में 1 रुपया दें, लेकिन अपनी मेहनत कमाई का पैसा दे, जिस पैसे की बदौलत में ताकतवर लोगों से लड़ता हूँ। और जो पैसे नहीं लाए उसके लिए भी छूट है, वो मेरे सर पर हाथ रख देना, भाई हम पैसे तो लेके नहीं आए, लेकिन आशीर्वाद मेरे साथ। लेकिन जो इसके जो देना चाहता हो वो 1 रुपए की मदद तो कम से कम करे, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े लड़ाई को लड़ने। ठीक है भाई, समझ आ गई? आप इसका केसरी का ढक्कन खोलो, जो भी मदद करना चाहते हैं वो इसमें आके खुद आके मदद कर दें।